नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज बच्चों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। आपको शायद कारण पता ही होगा, आपको नीचे एक नंबर दिख ही रहा होगा चैनल के। और अभी फ़िलहाल सुबह हो रही है, लेकिन शायद आपको पता हो यार, हम लोग रात को 2-2 बजे तक रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं कल रिकॉर्डिंग कर रहा था रात को, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डाली हैं। और मैं रात को कल रिकॉर्डिंग कर रहा था, टाइम हो रहा होगा 12:30 बजे के आसपास, 12:45 के आसपास। तो मुझे ग्रुप पे, हमारा जो टीम का ग्रुप है, उस पर मैसेजेस आने लग गए कि 100 के होने वाले हैं। तो मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को बीच में रोका, क्योंकि मुझे उसको रिकॉर्ड करना था इस बोर्ड पे। और अगर आप जाके वो वीडियो देखें तो मैंने अपना कैमरा ऑन ही किया था, बस जस्ट ऑन ही किया है और 100 के हो गया। तो यार इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभार लगता है कि इस प्यार के हम लोग लायक नहीं हैं, कभी कभार के हमेशा ही लगता है। ये छोटे छोटे टीचर्स को आप लोगों ने इतनी ऊंचाई पे ला के रख दिया यार, 500 के, 9, 10, 100 के इस पे। और कॉमर्स वाले चैनल पे भी काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है यार कि हम लोग, आप लोग हमें ऐसे प्यार देते रहे, हम लोग ऐसे मोटिवेट होते रहें और हम आपको ऐसे लेक्चर डिलीवर करते रहें। तो बस शुक्रिया बोलना चाहूँगा दिल से। 100 के सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने इस चैनल पे भी जो है वो क्रॉस कर दिए हैं। और प्यार जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ 11th-12th की वीडियोस पे, थोड़ा शायद यहाँ पे 11th का जो क्राउड है इस चैनल पे ज़्यादा है। ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं वीडियोस पे जो व्यूज़ देख रहा हूँ, कमेंट्स देख रहा हूँ, या जो हम लोग पोल वगैरह, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालते हैं, उससे पता लग रहा है कि 11th का क्राउड ज़्यादा है। क्योंकि हमारा 10th के चैनल से शायद 11th में काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हैं। बट अल्टीमेटली द थिंग इज़ कि प्यार काफ़ी हम लोगों को मिल रहा है यार। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। चलिए, और इसी अच्छी बात से आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक भी शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है किरचॉफ लॉ। अगर आपके स्कूल में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया है तो आपको पता होगा कि किरचॉफ लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन आएगा। और अगर नहीं भी आया तो किरचॉफ लॉ से ही आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ पाओगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद ही आप मीटर ब्रिज भी पढ़ पाओगे। अदरवाइज आपको ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आएगा, ना ही मीटर ब्रिज समझ में आएगा। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, बोर्ड में अगर 10 साल बीते हैं तो 5 साल किरचॉफ के ऊपर न्यूमेरिकल भी आया है। और हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो मेंस हो गया, चाहे वो नीट हो गया, चाहे वो हमारा एनडीए हो गया, चाहे वो हमारा कोई भी और एग्ज़ाम, सीयूईटी के एग्ज़ाम भी अब होंगे, तो इन सब में भी किरचॉफ के ऊपर एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। और यार इन सब के ऊपर ना भी आए, देखो मेरा ये मानना है, जो आपकी डेली लाइफ में एक कंसेप्ट जो आपकी डेली लाइफ को आसान बना दे, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। और किरचॉफ लॉ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, एक ऐसे बंदे के लिए जो इलेक्ट्रिकल साइंस से, बिजली से रिलेटेड है किसी भी तरीके से, उसके लिए किरचॉफ लॉ एक, आप कह सकते हैं, वरदान है। ये मुश्किल से मुश्किल सर्किट्स को जो है वो बहुत इजी करने में हमारी मदद कर देता है। किरचॉफ लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें पहले 10 मिनट 15 मिनट आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर जब हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। किरचॉफ के 2 लॉ हैं। पहला लॉ जिसको हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं, और दूसरा लॉ जिसको हम लोग लूप लॉ कहते हैं। तो जंक्शन लॉ और लूप लॉ में से जो पहला है वो हम पढ़ेंगे जंक्शन लॉ, जिसको फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। बहुत इजी है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कहता है, लिखा हुआ है वहाँ, मैं लिख नहीं रहा यहाँ, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ। जंक्शन लॉ कहता है कि मान लेते हैं यहाँ पे, जंक्शन मीन्स इंटरसेक्शन, आई होप आपको पता ही है ये। तो अब मान लो यहाँ पे ऐसे 2 वायर्स हैं जो इस जंक्शन पे आके मिल रही हैं, और फिर ये एक ही हो रही है। तो जंक्शन लॉ कहता है कि अगर यहाँ से मान लेते हैं I1 करंट आ रहा है, और यहाँ से अगर I2 करंट आ रहा है, और अगर यहाँ पे I3 करंट जा रहा है, तो जो I3 करंट होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। जो I3 होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। यानी कि I3 जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। गेटिंग माई पॉइंट? और वो तो होना भी चाहिए, जितना करंट आता है उतना जाता भी है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है, देखो मान लो ऐसा हुआ, एक केस ऐसा ले लेते हैं, यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और यहाँ पे मान लो ये 3 वायर्स में डिवाइड हो रहा है। ये है I3, ये है I4 और ये है I5। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगेन वही, जंक्शन पे जो नेट करंट आता है उतना ही नेट करंट जाता भी है। इसको 2 तरीके से किताबें डिफाइन करती हैं। पहले डेफिनेशन ये है कि नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन।
है ना। और नेट करंट एट द जंक्शन इज जीरो, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे I1 करंट जो है आ रहा है, I2 करंट जो है वो आ रहा है, और जो जा रहा है वो है I3, I4 एंड I5। तो I1 I2 जो है वो आ रहे थे और जाने वाले करंट हो गए I3 I4 और I5। तो ये I3 I4 I5 का जो सम है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, और इस केस में I3 जो है वो I1 प्लस, यानी जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा भी। दिस इज नोन एज हमारा जंक्शन लॉ, और बहुत ही ईजी है, और हमने इसका इस्तेमाल 10th में बहुत बार किया हुआ है। बस आज हमने इसको लॉ के फॉर्म में पढ़ लिया। जैसे कि आपको पता ही है यहाँ से करंट आया आता था, 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, और वो ऐसे पैरेलल में 3 हिस्सों में डिवाइड होता था। तो यहाँ पे हम बोलते थे I1, यहाँ बोलते थे I2, और यहाँ बोल दिया करते थे I3। तो फिर हम बोलते थे कि जो I1 है वो I2 I3 सॉरी जो I है वो इन तीनों के सम के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं बातें घूम फिर के 10th वाली ही हैं इस लॉ में, तो इसलिए जंक्शन लॉ पे ज़्यादा मेहनत है नहीं। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो लॉ होता है, पहले तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, ऐसा कह लो। और मेरे हिसाब से मुझे ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। मुझे ये परिभाषा ज़्यादा अच्छी लगती है, जितना करंट जंक्शन में आ रहा है उतना करंट जंक्शन से जाएगा भी। ये वाली डेफिनेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन है, इस पर ध्यान नहीं भी दोगे चल जाएगा, बट आने वाले क्योंकि ये साइन कन्वेंशन कब काम आते हैं, जब आप ये वाली डेफिनेशन पे आते हो। अगर आप इस डेफिनेशन पे, तो साइन कन्वेंशन किसी काम के नहीं है, तो छोड़ दो, कंफ्यूजन वाली बात है। बट फिर भी अगर आपको पहली डेफिनेशन अच्छी लग रही है, तो जो आने वाले करंट है उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, जो जाने वाले करंट है उनको नेगेटिव लिया जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं मिटा दूंगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जो करंट आ रहे हैं अगर मैं उनको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और जो करंट जा रहे हैं अगर मैं उनको नेगेटिव ले रहा हूँ, तो इनका सम जो है वो जीरो होगा। अबे तो बात तो एक ही हो गई ना, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए मैं इस तरीके से नहीं पढ़ता, ना ही पढ़ाता हूँ। लेकिन डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी होती है, वरना बच्चा कहता है कि हमारे किताब में ऐसा लिखा है, हमारे किताब में वैसा लिखा है, तो समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रीज़न बीइंग क्योंकि यार फिर बच्चा कहता है कि ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई। बट मेरी सलाह ये, नीचे वाले डेफिनेशन पर ही सर्वाइव करना, नीचे वाले डेफिनेशन ही बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ओके डन। लेकिन बच्चों इम्तिहान की घड़ी आ गई है, बिकॉज अब हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ जी का सेकंड लॉ, जिसको हम लोग लूप लॉ या लूप रूल भी कहते हैं। ये लॉ या ये रूल क्या कहना चाह रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा अगेन ध्यान से सुनना होगा आपको, जल्दबाजी करी अगर तो ये रूल समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये रूल बोलूँगा, आपको शायद समझ में ना आए, फिर हम इसकी साइन कन्वेंशन करेंगे, आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। लेकिन सॉरी, जब एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक लूप में एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, आप कहोगे अरे ये तो बहुत आसान है, ठीक है जी, फिर तो आप प्रो हो जाओगे। चलिए, लेकिन हमारा लूप लॉ क्या कहता है? लूप लॉ कहता है कि एक सर्किट में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल गेन होगा। यानी इन अ सर्किट जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो टोटल पोटेंशियल गेन के बराबर होगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर भी होगा? टोटल पोटेंशियल गेन के बराबर भी होगा। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल गेन। जितना पोटेंशियल गिरेगा उतना ही पोटेंशियल उठेगा भी। टोटल पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा, जो पोटेंशियल गिरेगा, वो हमेशा बराबर होगा टोटल पोटेंशियल गेन के। पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है? पोटेंशियल गिरता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पे पोटेंशियल गिरने लग जाता है। और पोटेंशियल उठता कहाँ है? आंसर है बैटरीज, सेल के अक्रॉस, है ना। तो आप पहले समझें कि जितना पोटेंशियल गिरा, अगर मान लो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस 10 वोल्ट का ड्रॉप आ गया, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल गिर गया,
तो बैटरी के अक्रॉस 10 को उठना ही पड़ेगा, यानी टोटल पोटेंशियल एक सर्किट में हमेशा 0 रहता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल गेन। जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल गेन भी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर। उससे पहले मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट दूंगा, समझ में नहीं आएगा। उससे पहले कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन पहले हम लोग ड्रॉप यानी रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं। अगर एक रेजिस्टेंस है और उसमें करंट ऐसे जा रहा है I, और उसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो आप जो पोटेंशियल, और अगर आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, आपकी जाने का मतलब क्या है? हम ना एक लूप में या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, वो हम देखेंगे। अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, अगर हमारा जो जाने की डायरेक्शन है वो करंट की ही डायरेक्शन है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग मूव कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि आर के क्रॉस ड्रॉप होता है, वो प्लस आई आर होगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो प्लस आई आर होगा। लेकिन अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, ऐसा क्यों होगा? आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाओगे? मैंने आपको बताया। अभी आप वो छोड़ दो, अभी हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां करंट जा रहा है, अगर आप वहीं जा रहे हो तो प्लस में लोगे आप आई आर। आई आर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर, तो आई आर इज पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो आप लोगे प्लस। लेकिन अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो आप आई आर जो है वो लोगे माइनस में। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम पोटेंशियल गेन की बात करें, तो अगर आप एक बैटरी, क्योंकि पोटेंशियल गेन तो सेल या बैटरी के अक्रॉस होगा। अब जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो ऐसे, तो जो आपका ईएमएफ है वो आप नेगेटिव में, यानी कि जो पोटेंशियल गेन है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल गेन होता है, जो ईएमएफ है वो माइनस ई लोगे। ये बात ध्यान रखना, ईएमएफ जो है वो आप माइनस ई लोगे। और अगर आप उल्टा जाते हो, मतलब कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो, अगर आप एक ईएमएफ या एक बैटरी के अक्रॉस आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो, तो उस केस में जो ईएमएफ है वो आप प्लस में लोगे। बस अगर आप इस 4 साइन कन्वेंशन याद रख सको तो काम हो जाएगा। अब आपके मन में, मेरे मन में तो ये सवाल आता था कि ये साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है, इसके क्या यूजेस हैं और इन्हें लगाना कैसे है। अगेन वो तो बात की बात है, इन्हें लगाना कैसे है, इनके क्या यूज़ हैं, ये सब बात की बात है। पहली बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम ये समझें कि साइन कन्वेंशन, ये समझे तो नहीं, मतलब ये याद करें कि साइन कन्वेंशन क्या है। अगर मैं जा रहा हूँ, पहली बात तो आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है और सेल और बैटरीज के अक्रॉस पोटेंशियल गेन होता है। पहले तो ये समझे, ओके समझ गए। दूसरा, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो प्लस आर, करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहा हूँ तो माइनस आर, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो जो ड्रॉप होगा वो हो चुका है, ख़त्म। अब हम गेन पे आ गए, प्लस से माइनस जाऊँगा तो माइनस ई, और अगर मैं माइनस से प्लस जाऊँगा तो प्लस ई। तो ये जो ड्रॉप है और ये जो गेन है, इसकी भाषा को पहले समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, गेटिंग माय पॉइंट? ओके है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। अब मैंने क्वेश्चन कराऊंगा, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक सर्किट बनाऊंगा और हम उस पर जंक्शन लॉ और लूप लॉ को लगाना सीखेंगे। फिर आपको 50% चीज़ें समझ में आएंगी। फिर मैं आपको एक और सर्किट दूंगा, फिर आपको बचे हुए 50% समझ में आ जाएंगी। फिर हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, है ना। पहले 2 हमें न्यूमेरिकल नहीं करने होंगे। चलिए मान लेते हैं एक सर्किट दे रखा है जिसमें यहां पे हमें ऐसे करके ये एक सर्किट है, ठीक है जी। इस सर्किट में यहां पे 10 वोल्ट की ये बैटरी है, यह प्लस है, ये माइनस है। ये 30 वोल्ट की एक बैटरी ले लेते हैं,
ये प्लस है, ये माइनस है। ये हमें 5 ओम का दे रखा है रेजिस्टेंस, ये हमें 10 ओम का दे रखा है रेजिस्टेंस, और ये हमें 20 ओम का दे रखा है रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है तो इनमें जो करंट जा रहा होगा वो सेम होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ से करंट निकला आए, तो सबके अक्रॉस अब करंट सेम डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। अरे यार सर्किट छोड़ो ना, वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अब आप सर्किट पे उसके वैल्यूज वगैरह पे ध्यान मत दो, आप ये देखो कि ये सर्किट है। अब मान लो मुझे यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाना है, तो यहाँ पे जंक्शन लॉ तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज जंक्शन तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो हम सीधा आ रहे हैं लूप लॉ पे। अब ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू लूप लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ, हमने लूप लॉ में क्या पढ़ा है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पोटेंशियल गेन के बराबर होगा। तो हम इस तरफ रखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप्स और इक्वल टू के इस तरफ रखेंगे हम पोटेंशियल गेन्स। ठीक है जी, इस तरफ रखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप्स और इस तरफ रखेंगे पोटेंशियल गेन्स। अब पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ कहाँ हो रहा है, उससे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आप एक सर्किट में, आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हो और आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हो। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, जो फाइनल आप कह सकते हैं हमारे पास चीज़ आएगी, उससे उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे क्लॉकवाइज जाएं, आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं। बट हाँ, आप ऐसी डायरेक्शन में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे पसंद करता हूँ, हर एक बच्चा ऐसे पसंद करता है, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव में ना रहे। मतलब क्योंकि नेगेटिव ना देखना अच्छा नहीं लगता। नेगेटिव में मतलब कि चीज़ों को देखने में मज़ा नहीं आता है। तो दैट इज़ हाउ हमें ऐसी डायरेक्शन में जाना ज़रूरी रहेगा जहाँ पे चीज़ें ज़्यादातर पॉजिटिव रहे। ऑल दो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, आपको नहीं महसूस हुआ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वैसे कि ऐसी डायरेक्शन में जाओ कि ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव आए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्लॉकवाइज चले जाओ, आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, उससे पहले हम लोग लेट अस सपोज यहाँ पे चलते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं चलूँ एंटी क्लॉकवाइज। ऑल्दो ये डायग्राम में ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू लूप लॉ अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मैं इक्वल्स टू के इधर रख रहा हूँ सारे के सारे ड्रॉप और इधर रख रहा हूँ सारे के सारे गेन। पहले ड्रॉप, मान लो इधर से शुरू करता हूँ तो यहाँ गया, तो ड्रॉप क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, आई आर। करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस आई आर, करंट के ऑपोजिट जाओगे तो माइनस आई आर। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इधर गया, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ गया तो मैं करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो आई इंटू में आर है इसका 20। फिर मैं इधर गया, अगेन मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो आई इंटू में क्या हो गया 10। अगेन मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कितना हो गया, आई इंटू में 5। ठीक है जी, यानी कि इधर तो मैंने लिख दिए सारे के सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स। अगेन 20 आए, 10 आए, 5 आए। ऑब्वियस बात है ये ऐड हो जाएंगे, 35 आए हो जाएंगे, वो बात नहीं हो रही अभी। इक्वल्स टू में इधर अगर आ जाए तो मुझे इधर पोटेंशियल गेन लिखना है। अब पोटेंशियल गेन किसके अक्रॉस होते हैं, बैटरी के अक्रॉस। अब अगर मैं इधर से शुरुआत करूं, कहीं से भी कर लो, इधर आऊं तो मैं पॉजिटिव से क्योंकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज आना है तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं। अब अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो मुझे माइनस में उसका ईएमएफ लेना है। तो माइनस में अगर मुझे उसका ईएमएफ लेना है माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। और इधर कोई बैटरी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, इधर आया। इधर मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ। अब अगर माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस में ईएमएफ लेना है, माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस में ईएमएफ लेना है, विच इज 30। अब इसके आगे तो मैथ्स है ना, कि ये पूरी इक्वेशन ऐड करके यहाँ पे 35 आ गया और यहाँ पे 20 आ गया। वो अलग बात है कि यहाँ से आपने आय जो है वो निकाल लिया, वो अलग चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है एक सर्किट में वो हमेशा बराबर होता है पोटेंशियल गेन के। अब थोड़ा सा अगर हम
लेवल अप करें, एक थोड़ा सा लेवल अप करने का मतलब है कि एक ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें 2 सर्किट्स जो है वो बन रहे हों। आओ एक बार उसको लेके देख लेते हैं। हाँ जी, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट है, इधर एक बैटरी दे रखी है, ऐसे करके एक सर्किट है, ठीक है जी। अब इस सर्किट के अंदर चीज़ें दे रखी हैं, ऐसे बोल देते हैं कुछ भी। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे 15 वोल्ट है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू ले लो 5 ओम, इसकी ले लो 10 ओम, इसकी ले लो 20 ओम, इसकी ले लो 1 ओम, इसकी ले लो 2 ओम। जो भी मैं डायग्राम में बना रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमने कुछ भी खुद से नहीं बना रहे, वो गिवन ही है क्वेश्चन में। करंट की डायरेक्शन ले लो, यहाँ से करंट मान लो निकाल दो I1, तो यहाँ पे जब, और यहाँ से मान लो निकाल दो I2। अब यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I1 आएगा, तो इसको मान लो I3। लेकिन ध्यान रहे, आई होप आपको पता हो, एक वायर के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है। जैसे ये एक वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, तो अगर इसमें I1 है, यहाँ पे भले ही I3 हो, लेकिन यहाँ पे वापस I1 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा I2 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप वो ध्यान रखना। बस ये सर्किट आपको भी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लूप हैं, तो इसलिए हम इस लूप को ना नाम भी दे देते हैं। जैसे इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C, इसको दे देते हैं D, इसको दे देते हैं E और इसको दे देते हैं F। तो पहले हम लोग A, B, E, F लूप में काम करेंगे, फिर हम B, C, D, E लूप में काम करेंगे। तो पहले हमें इस लूप में बात करनी है, फिर हमें इस लूप में बात करनी है। ऐसे करके हम 2 लूप्स में काम करेंगे, ठीक है जी। चलो इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या यहाँ पे मैं जंक्शन लॉ लगा सकता हूँ? आंसर है हाँ। अगर मैं इस E जंक्शन को देखूँ, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप कहोगे हम ये कर क्यों रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मुझे I1, I2, I3 की वैल्यू, जैसे यहाँ तो I की वैल्यू मैंने निकाल दी, अब उसी क्वेश्चन में मुझे I1, I2 और I3 की अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे 3 इक्वेशंस बनानी होंगी। आई होप आपको पता हो, मैथ्स का नियम है, जितने वेरिएबल्स होते हैं आपको उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम उतनी इक्वेशंस तो बनानी ही पड़ती हैं। तो एट जंक्शन E, हम अगर जंक्शन E की बात करें तो जल्दी से मुझे बताओ जंक्शन E पे जंक्शन लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी। कमेंट सेक्शन। वीडियो का टाइम हो रहा है 22 मिनट कुछ 20 सेकेंड, जल्दी से। एट जंक्शन E पे क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, क्या इक्वेशन एस्टैब्लिश होगी, जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से। 30 सेकेंड दे दिए मैंने आपको। बना दी? कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन पे प्लीज। आई होप आप आंसर कमेंट सेक्शन पे ही लिखते हैं, क्योंकि मैं लाइव चैट के कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट पढ़ता हूँ, और मैं हमेशा पढ़ता हूँ ये देखने के लिए कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनके नाम याद रहते हैं, फिर हम उनसे फिर बात लाइव चैट में जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। और पिछली बार कितना मज़ा आया था, मुझे याद है। कुछ बच्चे थे, जैसे रिया पाठक थी, और एक वो था जॉबिन, और एक बच्चा था सुमित, एक बच्चा था प्रियांशु, ऐसे 1-2 बच्चे, मतलब नाम तो बहुत सारे मेरे सामने आएंगे, मैं याद कर लूँगा। लेकिन वो बच्चे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में काफ़ी एक्टिव रहते थे, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। और फिर जिस दिन हम लाइव जाते थे एग्ज़ाम्स के दिनों में खासकर, तो बड़े हाइपर एक्टिव हो जाते थे वो बच्चे। और उनसे क्योंकि अब हमें पता है ना कि वो कैसे कैसे आंसर दे रहे हैं, क्या सोच चल रही है उनकी, है ना। और ईमानदारी वाली बात यह है, वो कमेंट सेक्शन पे कभी कभार गलत आंसर भी लिखते थे, तो साफ दिखता था उससे कि उन्होंने कोई गूगल नहीं किया, उनके मन में जो एट दैट टाइम आंसर चल रहा है वो वही लिखते हैं। तो वही ज़रूरी है यार, वही करो प्लीज़, ठीक है। हमारा बॉन्ड नहीं बनेगा अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो। अब कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, हमसे चीज़ें गलत हो जाती हैं, लेकिन हम उसको एडिट नहीं करते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कभी कभार ऐसा हुआ, जैसे अभी एक वीडियो गई थी लास्ट 1 हफ्ते में, वहाँ पे मैंने एक पूरा क्वेश्चन ना बोर्ड पे गलत करा दिया था, और वो
11th क्लास की वीडियो थी, और वो 10-12 मिनट का क्वेश्चन था, तो मैंने एक टर्म गलत ले ली थी। अब वो 10-12 मिनट अगर मैं डाल देता तो वो बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाता, समझ रहे हो। ऑल तो कितनी बार ऐसा हुआ, आप ही की वीडियो में भी हुआ होगा कि मैंने कोई गलती कर दी तो वो वहाँ पे हमने उसको हटाया नहीं, वो तो नॉर्मल चीज़ है, चलता है ना। चलो आओ, एट जंक्शन ई, आई होप आपने लगा दिया है। तो यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2 और चला गया I3। तो I1 प्लस I2 जो है वो I3 के आपने बराबर कर दिया होगा, है ना, क्योंकि जो करंट आता है वो बराबर होता है जो करंट जा रहा है। तो पहली इक्वेशन तो आई होप आपने यही बना दी होगी मेरे हिसाब से, है ना। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इन लूप ABEF, और इसमें कैसे चलें बताओ, क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले। मेरे हिसाब से अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो मजा आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना भाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि जब टीचर आपका पेपर चेक कर रहा हो तो उसको पता हो कि आप कौन सी डायरेक्शन में गए हो, इससे क्या होगा, उनको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना, तो बढ़िया रहेगा। अब सबसे पहले इधर लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप और एक तरफ लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल गेन। तो पहले हम लोग लिख देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, इधर गया पोटेंशियल ड्रॉप मतलब IR, करंट के इधर, क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज जाना है, इधर जाएंगे तो प्लस IR, यानी कि 5I1 प्लस IR हो गया। नीचे आऊंगा तो 10I3 और इधर आऊंगा तो 20I1, क्योंकि यार ये तीन रेजिस्टेंस हैं इन सर्किट में, तो इन तीन के अक्रॉस ड्रॉप होगा। अब करंट सब तीनों के तीनों करंट की डायरेक्शन में ही है, तो +5। अच्छा ऐसा भी होता है कभी एक आध बार उल्टा हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये बैटरी नेगेटिव है पॉजिटिव है ना, ऐसा मत समझना सारे ड्रॉप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। चलो आओ, 5I1 आ गया, यहाँ आएंगे तो 3I10 आ गया, और यहाँ आएंगे तो 20I1 आ गया। अब ऊपर जाएंगे और तो कुछ है नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो इतना ही हो गया हमारे पास। अब पोटेंशियल गेन एक ही बैटरी है, और उसमें भी मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या सिखाया है कि भाई आपको +E लेना है ना भाई, ये बात ध्यान रखनी है। तो +E मतलब कि +5 लेना है। अब आगे वो तो मैथ्स है कि ये 5I1 और 20I1 ऐड हो रहे हैं, तो 25। अभी मैंने आपको बोला था कि हमारा काम अभी फिलहाल आंसर निकालना नहीं है, अभी हमारा काम है इक्वेशन बनाना। तो ये हमने पहली इक्वेशन जंक्शन लॉ से बना दी थी, और दूसरी इक्वेशन हमने बना दी है लूप लॉ से। अब तीसरी इक्वेशन के लिए हम कहाँ, अच्छा इसको हम 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना तो पता ही है यार आपको। अब हम कौन से लूप में चलेंगे, BCDE। अब हमारा लूप आ जाएगा इन लूप BCDE। अब लूप BCDE हमारे पास क्या है, अब लूप BCDE में अगर मैं जाता हूं ऐसे 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 और ऐसे, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे पास। तो अगेन हमें यहाँ तो हम लोग गए क्लॉकवाइज, यहाँ अगर हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो मजा। अच्छा एक बात बताना भूल गया, आप यही सेम क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज के लिए करोगे अगर, तो हर जगह माइनस 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 आ जाएगा, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगी। तो वही मैं कह रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, बस फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इनिशियल इक्वेशन में वेरी में क्या, वो तो वेरी बिकॉज साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन फाइनल इक्वेशन का जो रिजल्ट रहेगा मेरे बच्चों वो सेम रहेगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे बताओ कि अगर मैं BCDE लूप में जाता हूं तो कैसे जाऊं, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए ऐसे, यानी कि आपको जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यार, इसका रिमोट कहाँ है यार, क्योंकि अब हमें आगे पीछे बहुत करना होगा, इसके रिमोट से ही कर देते हैं। हाँ ये रहा। चलिए अब अगर हम BCDE लूप की बात करें तो हमें कैसे जाना है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले इधर लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप्स, तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां से आ गए भाई, सबसे पहले यहां आ गया 2I2, सबसे पहले आ गया हमारे पास 2I2। कलर चेंज कर दें क्या, 2I2। इसके बाद अगर चलें तो यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, इधर आएंगे तो 2I1 आ गया, इधर आ गया हमारे पास 2I1, यानी कि 1 इंटू में I1 I1 I2 है, ऑब्वियसली बात है I2 ही होगा उधर भी, क्योंकि करंट तो सेम ही जा रहा है, तो I2 आ गया, सॉरी। प्लस
अब अगर हम लोग इधर आए तो यहाँ I3 है, तो ऐसे घूम के आया और इधर आ गया 10I3, तो ये हमारे पास आ गया 10I3 इज इक्वल टू, अब इधर देखें तो कोई बैटरी नहीं, इधर देखें तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, और माइनस से प्लस जाते वक्त प्लस ई लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, +15 आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3I2 + 10I3 इज इक्वल टू 15। अब इसके आगे तो मैथ्स है वो मैं नहीं कराने वाला, इसमें आपके पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ से I3 की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ से I3 की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, I1 I2 की फॉर्म में 2 इक्वेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये वो फलाना ढिमकाना, और उसके बाद I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारा यहाँ पे काम इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, हमारा यहाँ पे काम है बात करना कि किरचॉफ जी का लूप लॉ क्या कहता है और किरचॉफ जी का जंक्शन लॉ क्या कहता है। तो जंक्शन लॉ ने क्या बोला, नेट करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, ऐसा कह लो, जो नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। या फिर ऐसा बोलो कि भाई लूप लॉ क्या कहता है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल गेन। या फिर ऐसे बोलो कि पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल इन द सर्किट इज जीरो, ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन अगेन वो स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजन वाली है, बेस्ट यही है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टोटल पोटेंशियल गेन। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आप वीडियो को एक बार पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना, तो ज़्यादा मजा आएगा, तभी आगे बढ़ना, वीडियो तभी आगे देखना, ये दोनों क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेना। डन। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज आज हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने ऊपर अभी टॉपिक किया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं भाई, I1 I2 I3 निकालने को बोल देंगे, या I1 I2 I3 दे देंगे, तीन R अननोन होंगे वो निकालने को बोल देंगे, EMF निकालने को बोल देंगे। वो तो आप फिर यार, वो तो फिर कैसे मर्जी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपको इक्वेशन बनानी है और उन्हें सॉल्व करना है, अब वो जो मर्जी दे दें। अच्छा, ऐसा नहीं है किरचॉफ के ऊपर हमने अब और क्वेश्चन नहीं करने, व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक प्रकार से किरचॉफ के ऊपर ही क्वेश्चन है, टॉपिक ही किरचॉफ है। तो ऐसा नहीं है कि किरचॉफ के ऊपर हमने आपको 2 चीजें कराई, नहीं नहीं नहीं, अब आगे जो पढ़ाई होनी है वो किरचॉफ की ही होनी है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, पहली बात तो एक अंकल है, अंकल थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन, और इन्होंने एक 5 रजिस्टर्स का एक सेटअप बनाया, 5 रजिस्टर्स को एक सेटअप की फॉर्म में लगाया। आओ जरा समझते हैं। इन्होंने 5 रजिस्टर्स को एक सेटअप की फॉर्म में लगाया कुछ इस प्रकार। ये मान लो P है, ये मान लो Q है, ये मान लो R है, ये मान लो S है, और मान लो बीच वाला रेजिस्टेंस G है। ये 5 रेजिस्टर्स लगाए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, लेट से V, और ये स्विच ऑन कर दिया, सर्किट को मैंने मान लो कंप्लीट कर दिया। अब आप मुझे ये डायग्राम देख के बताइए कि ये जो P है, ये जो Q है, ये जो R है, ये जो S है, ये जो G है, ये पांचों के पांचों आपस में कैसे कनेक्टेड है, मतलब इनमें से कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। अगर मुझे मान लो नेट रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाए, मान लो इसका रेजिस्टेंस हो कुछ 5 ओम, इसका 10 ओम, इसका 20, इसका 50 और इसका 2 ओम, तो आप नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 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 और सॉल्व करो, तो आप कहोगे हाँ बहुत इजी है। ये कैसे इजी है, क्योंकि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसको और इसको हम पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, सीरीज में सॉल्व कर देंगे, इसको और इसको हम सीरीज में सॉल्व कर देंगे, और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पैरेलल में होगा। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये है एक, ये है एक, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये है एक, ये है एक, या मैं आपको बोलूं मेरे पास यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे, तो पैरेलल सीरीज। तो अगेन, और ऐसे क्वेश्चन हमने 10th में दबा के किए हैं, यानी कि हमारे पास जब कुछ रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने का हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका रहता है, चाहे हम उन्हें सीरीज में सॉल्व कर पाएं,
चाहे हम उन्हें पैरेलल में सॉल्व कर पाएं। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक है इस वाले में कि आप अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते हो। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आपस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा कि मैं बोल दूं कि यार ये सीरीज में और यार ये पैरेलल में, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। व्हीटस्टोन जी ने एक्चुअली ये सेटअप बनाया ही था कि इसको हम सीरीज पैरेलल से तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम आपको मैंने बताया किरचॉफ लॉ। तो मैंने आपको बताया था किरचॉफ लॉ सिर्फ छोटे मोटे सर्किट में न्यूमेरिकल्स करने के काम नहीं आता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जिनको सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी। या फिर ऐसे सर्किट्स पे ये काम आता है जिनको सीरीज और पैरेलल से सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन आपने उन्हें किरचॉफ से सॉल्व कर दिया। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? 5 रेजिस्टेंस का ऐसा अरेंजमेंट है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग किरचॉफ लॉ। लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे, देखो मैं बताता हूं। अगर आपके स्कूल में टॉपिक हो गया है तो आपको पता होगा हमें पढ़ना है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है देखें। और फिर इस बैलेंसिंग कंडीशन को हम अगली क्लास में प्रूव भी करेंगे। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन कहती है कि अगर बीच वाले जी में से करंट 0 गया, हम लोग ना वैसे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ये मान लो ये गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर में भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो एज्यूम कर लो कि ये गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही डायग्राम है और उसी भाषा में बात की गई है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो जी ही है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, if current in galvanometer is 0, then ratio of P by Q will become equals to ratio of R by S. I repeat, उन्होंने कहा, और ऐसा नहीं है सिर्फ कहा, साबित किया, हम भी करेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने साबित किया कि अगर बीच वाले रेजिस्टेंस में से, जिसको आप गैल्वेनोमीटर कह लो क्योंकि हम यहां गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, बीच वाले रेजिस्टेंस में से यानी गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट 0 जाता है बाय एनी मीन, बीच वाले गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस में से अगर करंट 0 चला जाए, वो कैसे करेंगे, वो बात की बात है यार। अगर उसमें से करंट 0 हो जाता है तो जो P अपॉन Q है, यानी P का कुछ रेजिस्टेंस होगा, Q का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो P अपॉन Q का जो रेजिस्टेंस है वो R अपॉन S के रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये शर्त कब लागू होती है? जब बीच वाले में से करंट 0 जा रहा हो। मान लो यहां से कुछ करंट गया I1, यहां से गया I2, और कुछ करंट यहां चला जाएगा IG, तो कुछ यहां, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि यहां से भी कुछ ना कुछ करंट जाएगा। लेकिन अगर बीच मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं, हो सकता है आपने स्कूल में मीटर ब्रिज कर लिया हो। अच्छा, हम लोग ऑफलाइन के बच्चों को मीटर ब्रिज दिखाते भी हैं, और मैं आपको यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा, मैं एक बार मीटर ब्रिज ऐसे क्लास में ले आके इसकी ना फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक है, सही रहेगा, और इस लेक्चर में डाल दूंगा। मतलब इस वाले में नहीं, जब हम मीटर ब्रिज कर रहे होंगे। लेकिन मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज एक ही बात होती है। अगर आप में से किसी ने स्कूल में देखा हुआ है तो वो एक मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। और आपको शायद पता होगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट कैसे 0 करते हैं, जॉकी को इधर उधर हिला के। लेकिन अगर मुझे यहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 करना है, वो कैसे करना है ये अभी का पॉइंट नहीं है, ये अभी का सवाल ही नहीं है, सवाल है ही नहीं, सवाल तो है नहीं। अभी तो हम आपको एक चीज पढ़ा रहे हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हो गया तो P बाय Q का रेजिस्टेंस R बाय S के रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर हो जाएगा। एंड कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर P बाय Q R बाय S के बराबर है तो ऑब्वियस बात है P बाय R Q बाय S के बराबर भी होगा। बट द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस,
लेकिन मैथमेटिकली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मैथमेटिकली तो ये दोनों ही एक बात है ना, वो तो समझने वाली बात है। डन है जी। हाँ, तो ये हमारा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन क्या हम इसको प्रूफ करने वाले हैं? तो आंसर ऑब्वियस सी बात है, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। लेकिन क्या इसके प्रूफ करने में हमें एक सेकेंड यार क्या इसके प्रूफ में हमें क्रिचॉफ के लॉ लगेंगे? आंसर है हाँ। तो इसलिए आपको अगली क्लास तक क्रिचॉफ के ये लॉ पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी में 1-2 सवाल है, एडिशनल किताबों में सवाल हैं, इनके ऊपर करें। नहीं तो इन्हीं को ही कर लें। इन्हीं का आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आप सर्किट बनाएं, दोनों अपने अपने रजिस्टर में सर्किट बना लें। उसके बाद फिर आप अपना बाकी काम कर लें, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, अगला कोई दूसरा काम कर ले, कपड़े धो लें, नहा लें। अगले दिन चाहे या 4-5 घंटे बाद जहाँ पे आपने क्वेश्चन नोट किए उसके नीचे इनकी इक्वेशन बनाएं और चेक कर लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्रिचॉफ लॉ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप व्हीटस्टोन ब्रिज समझ पाओगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज समझा तो ही फिर आपको मीटर ब्रिज भी समझ में आएगा। ओके, डन है? पक्का? ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ और मीटर ब्रिज के साथ। थैंक यू सो मच।